वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। और आज जो है इकॉलजी का हम लोग फायर फैक्टर, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ में ही कुछ बच्चों के जो क्यूरीज़ हैं उसको भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ये इन्वायरमेंट का लेक्चर जो है ये 12th है और शुरू करते हैं इसको। माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश। थोड़ा सा ये इसको बनाने में लेट हो गया क्योंकि क्लासेस भी ओपन हो गई हैं और जो हम लोग इसको बना रहे हैं तो फुल टाइम क्लास के बाद से ये पॉइंट्स इसमें आने और ये सारी कुछ टेक्टिकल्स होते हैं जिसके कारण ये लेट होता है। पर मैं रेगुलर वीडियोस को पोस्ट कर रहा हूँ, आप परेशान मत हो। आपको सारे नोट्स यहाँ पे मिलेंगे। कुछ नहीं करना है, जैसे आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपने कॉपी में इसको एंट्री कर लेना है, लिख लेना है। आपका नोट्स बना बनाया है, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं। कोई किताब और अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी तो मैं बताऊँगा, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये लास्ट है मैक्रो कंपोनेंट का फायर, जो कि एक बच्चे ने मुझसे कहा था कि सर फायर कंपोनेंट को एक्सप्लेन कीजिए, तो उसको मैं यहाँ पे आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हम लोग फिज़िकल और बायोलॉजिकल और एनर्जी कंपोनेंट को डिस्कस कर चुके हैं। फिज़िकल कंपोनेंट में एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ये सारे आपके नोट्स कंप्लीट हो गए होंगे। अब हम लोग जो है बायोलॉजिकल पूरा फीचर हो गया था, ये फायर ऐड हुआ है, इसलिए आज इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एनर्जी कंपोनेंट पूरा इलेबोरेटेड हमने डाल रखा है। इसके बाद से कुछ बच्चों ने कहा है कि सर उनको लॉज चाहिए, लॉज ऑफ टॉलरेंस, सल्फोर्ड लॉ और लॉ ऑफ मिनिमम। ये जो लॉज 3 हैं ये जो है आपको मैं इसके बाद डाल दूंगा लेक्चर 13 में। फिर हम माइक्रो कंपोनेंट में चूँकि फॉरेस्ट और ये सारी चीज़ें आनी हैं तो इसलिए हम आपका फाइटो जियोग्राफिकल रीजन और जो जियोग्राफिकल रीजन में जो फॉरेस्ट है पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड का, तो बायोम और फॉरेस्ट डिस्कस करने के बाद इस माइक्रो कंपोनेंट को एलैबोरेट करेंगे, क्योंकि ईआईए का भी पार्ट इसमें आता है। ठीक, तो आपका पूरा ये मैक्रो कंपोनेंट यहाँ पे आज कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद से हम आपका जो पोर्शन है लॉ का उसको कवर करेंगे, फिर बायोम को कवर करेंगे ग्लोबल, और उसके बाद से मैक्रो कंपोनेंट को कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी तक आप यहाँ तक देखें तो मतलब कि आपके सारे नोट्स बन गए होंगे। और अब हम लोग डिस्कस करते हैं रोल ऑफ फायर, अग्नि देवो भवः। तो फायर जो है, अगर हम देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका नोट्स बन जाएगा। मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनिए, कान में लीड लगाइए और शांतिपूर्वक सुनते चले जाइए कहानी की तरह। फायर जो है वो इकोसिस्टम में बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल लेवल पे बहुत ही सिग्निफिकेंट इसका रोल है। ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है, इसका एक कंट्रीब्यूशन है। ये मदद करता है हैबिटेट के लिए भी और निच की वैलिटी और रिन्यूअल के लिए भी। सक्सेशन में भी इसका रोल आता है, क्योंकि फायर जो है, फायर आफ्टर फायर जो है फिर से सक्सेशन का सब सीरीज़ शुरू होना चालू हो जाता है। वो सक्सेशन के वीडियो में मैंने आपको फायर एक फैक्टर के रूप में बताया था। इसके बाद से फायर का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो जैसे जर्मिनेशन है, इस्टेब्लिशमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ स्पीशीज़ है, जैसे उसके लिए इसका सिग्निफिकेंट रोल है। कोई भी फायर इकोसिस्टम में जो इकोलॉजिकल इफ़ेक्ट से रिलेट करके जब हम पढ़ते हैं तो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इन एन इकोसिस्टम होता है। तो जो इकोसिस्टम का रोल और जो इकोसिस्टम का प्रोसेस है, इस प्रोसेस में फायर एक इंटरेक्शन की भूमिका में रहता है। इस चीज़ को, इस इंटरेक्शन को हम फायर रिजीम में देखते हैं, जिसमें स्पेशियल और टेम्पोरल पैटर्न ऑफ इकोसिस्टम को देखा जाता है। मतलब इकोसिस्टम के विस्तार को हम पढ़ते हैं। फायर का इम्पैक्ट न केवल इकोसिस्टम के लिए ही पड़ता है, इकोसिस्टम पे ही पड़ता है, इसके साथ ही फायर का जो एक अप्रोच है वो लैंडस्केप के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई चीज़ों को डिपेंड करता है फायर। जो जैसे हम इसका कॉज पढ़ेंगे जब, तब हम इसको देखेंगे, क्योंकि फायर कई चीज़ों को डिपेंड करके साथ में चलता है और हर कंपोनेंट आपस में इंटरलिंक्ड है। अभी आप फायर को देखिएगा, इसका आप आगे विस्तार हम लोग करेंगे।
तो देखिएगा कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है। जनरली जो फायर रिजीम है इसमें हम पैटर्न, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी को देखते हैं, एरिया में हो रहे स्पेशियल और टेम्पोरल वेरिएशन को देखते हैं, टोपोग्राफी, क्लाइमेट और जो फ्यूल है इसको हम स्टडी इन्वेस्टिगेट करते हैं रोल ऑफ फायर में। और रोल ऑफ फायर का जो है वो फायर इकोलॉजी एक पोर्शन ही अलग आ जाता है इकोलॉजी का, जिसमें हम फायर को इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। पर हम यहाँ पर चूँकि इकोसिस्टम के लिहाजे से देख रहे हैं, हम इकोसिस्टम के डायमेंशन में इन्वायरमेंट को रखे हैं और हम उन फैक्टर्स को इलेबोरेट कर रहे हैं, तो हमको उसी ट्रैक पे रहना होता है। बहुत सारे इकोसिस्टम जैसे आपका जो है सवाना है, चैपराल है, कॉनिफरस इकोसिस्टम्स जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम आता है, वो सारी चीज़ें हैं। तो उसमें जो फायर है वो सीवियरिटी के आधार पर देखा जाता है, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। बहुत सारे इकोलॉजिकल जो साइंटिस्ट हैं इन्वायरमेंट के फील्ड में वर्क कर रहे हैं, वो सीवियरिटी और इम्पैक्ट को इन्वेस्टिगेट करते हैं और इसके आधार पर जो है मोर्टेलिटी ऑफ स्पीशीज़ को देखा जाता है। तो कई मायने में अगर हम देखें तो जो फॉरेस्ट है वो हमारे लिए जो है इसमें जो फायर का रोल है फॉरेस्ट के लिए, या आप कह लें किसी इकोसिस्टम में कह लें, तो एक तरह का ये नेचुरल स्वीपिंग है, क्लीननेस है और सैनिटाइजेशन है और ऑफ ब्रिंगिंग ऑफ न्यू स्पीशीज़ जो है इसमें शामिल होता है। हम नए स्पीशीज़ को, नए क्राइटेरिया को एक नए आयाम तक ले जाते हैं और फिर उसके बाद से नेचर अपना जो है एक जीवन चक्र को फिर से स्टार्ट करता है, क्योंकि फायर की भी एक साइकिल होती है। अगर आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट में फायर को पढ़ेंगे तो आपको इसका सिग्निफिकेंस और ज़्यादा लगेगा। ये जो फायर आज हम इकोलॉजी में डिस्कस कर रहे हैं, आप सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि ये फायर इन्वायरमेंट में नेचुरल है। नेचुरल फायर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि नेचुरल फायर का एक सिग्निफिकेंस है ऐसा जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हैबिटेट रिकंस्ट्रक्शन के लिए और जो है ग्रोथ ऑफ स्पीशीज़ के लिए। परंतु अगर हम कहें कि इन फायर के थ्रू हम एग्रीकल्चरल लैंड एरिया का में जो है आग लगाएं और पराली को जलाएं तो उसका जो है बेनिफिट हमें मिलेगा, तो जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि एग्रीकल्चरल जो लैंड होता है उसका जो सॉइल का कंपोजिशन है और टेक्सचर है और जो पोरेसिटी है, जो उसकी बल्क डेंसिटी है, वो सब डिफरेंट होती है। तो ये मैं जो बात कर रहा हूँ इकोलॉजी में, ये फायर का उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये फायर नेचुरल वे में जो नेचर जो कर रही है, क्योंकि हम इकोलॉजी को पढ़ रहे हैं तो हम नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस को देख रहे हैं और यही नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो इन्वायरमेंट में, फॉरेस्ट में लगी आग या नेचर द्वारा किसी एक्टिविटी से हुए फायर को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं, उसका रोल देख रहे हैं, उसका इंटरेक्शन बिटवीन एबायोटिक बायोटिक देख रहे हैं। ठीक है, हम इंटरेक्शन को समझ रहे हैं, न कि हम ये समझ रहे हैं कि जो है आप इसी फायर के माध्यम से इसका बेनिफिट लेकर आप खेतों में आग लगा दीजिए तो आपकी पैदावार अच्छी हो जाएगी। नहीं, खेत का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो डायमेंशन है, उसका जो कंपोजिशन है, वो टोटली डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रोल ऑफ फायर इन इकोलॉजी। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। जैसे मैंने इसमें लिखा भी, जो आपने अभी देख रहे हैं इसमें रोल ऑफ फायर को जर्मिनेशन से मैंने रिलेट किया, फिर इस्टेब्लिशमेंट एंड रिप्रोडक्शन से रिलेट किया। तो बहुत सारे सीड्स होते हैं जो जिनको जर्मिनेट होने के लिए उनको एक निर्धारित टेम्परेचर चाहिए होता है, तो वो सब इसमें आते हैं। वो नेचर के द्वारा किए गए, नेचर के द्वारा ये जो फायर हम पढ़ रहे हैं ये नेचुरल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ये अलग अलग फायर रेजीम पे जो है फोटोग्राफ है, सिंपल गूगल का है। टाइप्स ऑफ फायर की बात करें तो फायर 3 प्रकार के मेजरली टोटल ऑन द अर्थ होते हैं नेचुरली फॉर इकोसिस्टम। ध्यान रखिएगा, हम जो रोल ऑफ फायर पढ़ रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे कि हम रोल ऑफ फायर को इन्वायरमेंट में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, रोल ऑफ फायर को इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं।
ठीक है। तो हम उसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, और कोई अलग पॉइंट को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कोई अलग पॉइंट को इलेबोरेट नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फायर बेसिकली 3 प्रकार का होता है: ग्राउंड फायर, सरफेस फायर एंड क्राउन फायर। ये जो डिवीज़न ऑफ फायर है ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन ऑफ फायर इन अ टोपोग्राफी और इन अ लैंडस्केप और इन अ क्लाइमेट और इन अ ट्रेन, ठीक है। तो ये फायर का जो हम देख रहे हैं ये फंडामेंटल कंसेप्ट में आता है, और ये फंडामेंटल कंसेप्ट को 3 अलग अलग जो है पायदान पे रखा गया है: ग्राउंड फायर, सरफेस फायर एंड क्राउन फायर। जैसा इसका नाम है वैसे इसका स्ट्रक्चरली है, आप देख रहे होंगे। ये आपका ग्राउंड फायर है, ये सरफेस पर लगी आग है, ठीक है। ये अंदर देखिए एक चीज़ और है यहाँ पे, आप समझिए। ग्राउंड फायर मीन्स ए होराइजन, सॉइल का प्रोफाइल होता है ना, सॉइल प्रोफाइल में एक होता है ओ होराइजन, ए होराइजन, इस तरह के होराइजन्स होते हैं। तो इसमें जो ए होराइजन होता है या सरफेस से नीचे, सरफेस से नीचे, सरफेस पे ना हो, सरफेस के नीचे उसका फ्लेम हो, तो उस फायर जो फायर होगा, जो आग होगी, उसको हम जो है ग्राउंड फायर कहते हैं। सरफेस फायर देखिए आप, सरफेस पे विजिबल है, ये सरफेस पे विजिबल हो रहा है, देख रहे हैं आप, तो ये आप सरफेस पे विजिबल होता हुआ देख रहे हैं। तो ये आपका सरफेस फायर है। क्राउन फायर की जब बात करते हैं तो क्राउन फायर इज नॉट अ सरफेस और नॉट इन द ग्राउंड, इट टुक प्लेस ओनली ऑन द टॉपेस्ट कैनोपी ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ये टॉपेस्ट कैनोपी पे होता है, ये सबसे डिवास्टेटिंग फिनोमिना होता है। जो ये तीनों फायर होते हैं, इनमें सबसे ख़तरनाक जो होता है ये टॉप जो क्राउन पे लगने वाले फॉरेस्ट में जो फायर होते हैं वो होते हैं। अब ये जो मैंने बताया उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। अब ग्राउंड फायर जो होता है ये लगता क्यों है? लीटर का बहुतायत मात्रा में हो जाना, ठीक है, लीटर का बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाना और उन पत्तियों का गर्मी में आपस में रगड़ना, ये एक कारण है ड्राई स्पेल में जंगलों में जो है ग्राउंड फायर को प्रोवोक करता है, ठीक है। और ये कॉन्सिक्वेंसेस जो है लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड दोनों के लिए होता है। ग्राउंड फायर जब होता है तो उससे सभी हर्बेसियस डाई खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। जो सरवाइव करते हैं वो वुडी सर्ब्स होते हैं और ट्रीज सरवाइव कर जाते हैं। जो वुडी होते हैं, वुड होता है जिसमें, वो सरवाइव करते हैं, क्योंकि ग्राउंड फायर में रूट्स बर्न हो जाती हैं, रूट पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आप सिंपली समझिए कि प्लांट का जो रूट है वो उसका ब्रेन है, जैसे आपका ब्रेन। तो अगर मान लीजिए कोई ब्रेन स्ट्रोक होता है तो सर्वाइवलिटी की चांसेस जो है आपका 95 रहते हैं। 95% जो है पॉसिबिलिटी होती है कि सर्वाइवलिटी नहीं होगी। 5% की पॉसिबिलिटी होती है कि ब्रेन स्ट्रोक के बाद आदमी जिंदा रहे या बचे, कुछ दिन चले, ठीक है। उसी तरह रूट्स के बर्न होने पर, अब चूंकि प्लांट तो कहीं सर्जरीन करा नहीं सकते, तो रूट्स जो है वो बुरी तरह से जल जाए तो रूट के जलने पर प्लांट पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। परंतु इन केस जो आपका शर्ब्स और ट्रीज़ होते हैं जिनके जो आपका वुड का कंपोजिशन बहुत तगड़ा होता है, वो इसके इम्पैक्ट से प्रभावित नहीं होते हैं। सरफेस फायर की बात करें तो सरफेस फायर जो है ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ये भी विंटर स्पेल और सरफेस पे हर्बेसियस लीटर होने के कारण जो है आग पकड़ लेती है। और इसमें जो है सरफेस में आप देख रहे होंगे कि जो तना है पेड़ का, स्टेम है, वो उसके इम्पैक्ट में आता है। इसमें सरफेस में भी जो है सॉइल जो होता है वो बेक्ड हो जाता है और बहुत सारा उसका जो वाटर बॉडी है वो इवेपोरेट हो जाता है। पर इसके बाद से इसमें न्यू शूट्स ग्रो करते हैं। चूँकि ये बहुत तेज़ी से बढ़ता भी है और बहुत तेज़ी से ये कंट्रोल भी किया जा सकता है, बहुत आसानी से इसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो इसको हम जो है आपका सरफेस फायर कहते हैं।
जैसे मान लीजिए कि कहीं जंगल में आग लगती तो बेसिकली पहले क्या करते हैं कि उसको बुझाते हैं, पानी, फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हैं। और उसमें जैसे मान लीजिए कि किसी जंगल में आग है, मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई एक फॉरेस्ट एरिया है और इधर आग लगी हुई है इधर, तो इन दो पेड़ हैं, मान लीजिए ये दो पेड़ हैं और इनके बीच में ये आग लगी हुई है, तो इसकी जगह को हम सेपरेट करना शुरू करते हैं, खाली कर देते हैं, माने मट्टी घास को हटा देते हैं ताकि वो फायर जो आपका सरफेस फायर है वो लूप ना बनाकर यहाँ पे पहुँच पाए। तो इससे जो है हम फायर को कंट्रोल करते हैं। सरफेस के एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल होता है। और फिर जब क्राउन की बात करें तो ये बहुत डेंजरस होता है। क्राउन फायर जो होता है वो ट्रीज़ के शब्स हर्ब्स को बहुत डिवास्टिकली जो है नष्ट कर देता है, सॉइल के मॉइस्चर को बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट डालता है। इसमें वही जो सीड्स बचते हैं जो ग्राउंड में बरीड रहते हैं, बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ हैं जिनके सीड उनके ग्राउंड में बरीड होते हैं, वो बच जाते हैं, उनको कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। पर कैनोपी ऑफ द ट्री पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अब चूँकि कैनोपी कई सारे जो एवियंस हैं, बर्ड्स हैं और रेप्टाइल्स हैं, तो इनका हैबिटेट भी होता है, निच भी होता है, तो ये बुरी तरह से डेटोरिएट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो क्राउन फायर बेसिकली अगर तीनों फायर में बात करें तो क्राउन इज़ द मोस्ट डेंजरस, बहुत डेंजरस है ये विद रिस्पेक्ट टू द अदर टू, सरफेस एंड ग्राउंड। अब आप देखिए वही जो मैं कह रहा था कि सरफेस फायर को देख रहे हैं आप, सरफेस के ऊपर है और ये बर्न कर रहा है स्टेम वाले पोर्शन को। पर जब ग्राउंड फायर की बात कर रहे हैं तो ये देखिए सरफेस के नीचे है और ये रूट वाले सिस्टम को बर्न कर रहा है। और क्राउन फायर को देखिए ये कैनोपीज़ को बर्न कर रहा है और मैक्सिमम हैबिटेट जो है वो कैनोपीज़ में जो है एग्जिस्ट करता है बर्ड्स का। तो ये बहुत डिवास्टेटिंग होता है। और हवा चलने पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए इस कैनोपी में आग लगी है पहले, तो हवा चलने पर ये मूव करता है, ये फ्रिक्वेंटली मूव करता है, चिंगारियाँ मूव करती हैं। इसमें जो मूवमेंट होता है ये बहुत तेज़ी से होता है सरफेस में, परंतु ये कंट्रोल हो जाता है बहुत आसानी से। पर जब इसमें क्राउन में लगता है तो ये कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। अब हम कॉजेज़ ऑफ फायर को देखेंगे तो जो दो कॉज हैं वो है पहला नेचुरल और दूसरा मैन मेड। ह्यूमन बीइंग आर पोल्यूटेंट, ये जहाँ भी रहेंगे वहाँ पे प्रदूषण करेंगे, इन्होंने कसम खा रखी है। तो एक तो है कि थंडर शाइनिंग हुई, बिजली के कड़कने से आग लगती है, दूसरा ज्वालामुखी के कारण आग लगती है, और जो तीसरा है अर्थक्वेक के कारण। अर्थक्वेक में कभी कभी लावा जो है कहीं कहीं पे क्रस्ट की तरफ मूव कर जाता है, जहाँ पे टेक्टोनिक गतिविधि होती है। उसका आई बटन में दोनों का आपका वीडियो, वॉल्केनिज्म और अर्थक्वेक का एंड बटन में वीडियो रहेगा, आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद से एल लीनो एक फिनोमिना क्रिएट हो गया जो ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा क्रिएट हुआ। ये इंडिया में ड्राई स्पेल की शुरुआत कर देता है। तो इसके कारण जो है ब्राज़ील के जंगलों में भी आग लगती है। ब्राज़ील में अक्सर ट्रेनें जंगलों के बीच से गुजरती हैं तो उनकी रफ्तार को 30 किलोमीटर कर दिया जाता है, 30 से 40। अगर उससे वो ज़्यादा चलेंगी तो जंगलों में उसके घर्षण से उनकी पत्तियों में आग लग जाता है। क्योंकि ब्राज़ील जो है और ऑस्ट्रेलिया जो है और आपका इंडिया, इस तरह के जो यहाँ के जंगल हैं ये प्रायः प्रोन होते हैं कि इनको एल नीनो का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है अब। फिर इसके बाद से बहुत जगहों पर परमाफ्रॉस्ट, जो कि ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर मेल्ट होने पर क्या हो रहा है कि ग्लेशियर्स माउंटेन पर है, माउंटेन जिस पे वो टिके हैं ग्लेशियर्स, उसके नीचे सॉयल है, सॉयल के जो है सॉयल और रॉक दोनों हैं, और उस सॉयल में जो है जब ग्लेशियर मेल्ट होता है तो घन डेंस अमाउंट ऑफ मीथेन रिलीज़ होती है। ये मीथेन का रिलीज़ होना भी जंगल में बहुत सारी कॉनिफरस में आग लगने का कारण हो जाता है। ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो दो प्रकार से है। एक है एक्सीडेंटल, जैसे मान लीजिए कि आपने कैंप फायर करना है, आप कैंप फायर में किए हैं और आपने जो है एक्सीडेंटली वहाँ पे कुछ इस तरह का कोलिजन होता है तो उससे आग लग सकती है। या आप जो है शूटिंग कर रहे हैं, माने हंटिंग कर रहे हैं, तो अगर उससे भी आग लगने की संभावनाएं होती हैं। और
कुछ आग इंटेंशनली होती है, जैसे कि सुमात्रा इंडोनेशिया में मैंने चूँकि काम किया है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस ने लियोनार्डो डिकैप्रियो फाउंडेशन के साथ, तो उन्होंने एक अपना वीडियो भेजा था। तो उसमें है कि इंडोनेशिया में जो है सुमात्रा, यहाँ पर इंटेंशनली आग लगाई जा रही है, सुमात्रा के घने जंगलों को जलाया जा रहा है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ पाम ऑयल। और इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे शेल है, और ये सारी चीज़ें आपका इन्वॉल्व है इसमें। और उससे मास डिस्ट्रक्शन हो रहा है, स्पीसीज़ और हैबिटेट लॉस हो रहे हैं, इकोसिस्टम डैमेज हो रहा है वहाँ का। क्योंकि अमेज़ॉन और कॉन्गो बेसिन और जो है सुमात्रा इंडोनेशिया, ये थोड़े से डेंस फॉरेस्ट एरिया थे वर्ल्ड के, जिसमें से अमेज़ॉन में भी आजकल जंगलों में आग लगने को देखने को हम लोग को मिल रहा है। वो ब्राज़ील की एक्टिविटी है, और ब्राज़ील के जो उसको वहाँ की लोकल पब्लिक है उसको रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, क्योंकि ये इंटेंशनली मास अमाउंट में वो जंगलों को बर्न कर रहे हैं फॉर द हैबिटेट एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। और इस तरह के डिवास्टेटिंग फिनोमिना से, जैसे हम फायर जब हम करते हैं जंगलों में या पेड़ लगाते हैं, तो मासिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचता है, जो कि ग्रीन हाउस गैस भी है। और ये एक डिज़ास्टर है, ये एक डिज़ास्टर है जो ह्यूमन अपने अनजाने और जाने दोनों तरीके से कर रहा है। तो मैन इंटेंशनली भी क्रिएट कर रहा है इस तरह के फिनोमिनास को, और ये फिनोमिनास जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल है ऑन द इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ऑन द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इन बोथ द कंडीशन वी आर लॉसिंग आवर हैबिटेट्स एंड द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर एज वेल. Now, when we equate fire, after math we calculate it. जो इसका कैलकुलेशन है, तो फ्रीक्वेंसी को हम काउंट करते हैं इसमें, और एनर्जी रिलीज पर यूनिट लेंथ ऑफ द फायर लाइंस को कैलकुलेट किया जाता है। कितनी बार वो फायर एक जगह पे उसका ऑकरेंस हो रहा है, जंगलों में लग रही है, उसको मेज़र करके उस पर हम रीस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम करते हैं। इसके बाद से इंटरवल देखते हैं फायर का, और उस एरिया की टोपोलॉजी का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसमें जो है आपका जो प्रोडक्ट्स ऑफ होता है वो लीनियर स्प्रेड रेट देखा जाता है, लो हीट कंबस्शन देखा जाता है, कंबस्टेड फ्यूल मास पर यूनिट एरिया देखा जाता है, और जो है इसको ऑल्सो इन्वेस्टिगेट करते हैं एज एन फ्रेम लेंथ बाय रिमोट सेंसिंग। आप अगर नासा की साइट को देखेंगे तो उसमें एक सॉफ्टवेयर है फ्रिम्स नाम से, तो फ्रिम नाम से सॉफ्टवेयर है, तो वो सॉफ्टवेयर जो है फायर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें मैंने काम भी किया है। इसमें जो है उत्तराखंड में लगी आग के बारे में भी बताया गया। ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है फ्रिम्स, FRIMS। तो इसका आप जो है आप इसको गूगल पे भी सर्च करके यहाँ से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप रिमोट सेंसिंग के माध्यम से रुचि रखते हैं फायर को देखने में और समझने में। फिर इसमें फायर रिस्पांस इन एबायोटिक कंपोनेंट की बात करें अगर, तो अगर हम एबायोटिक को देखें तो फायर जो है इफेक्ट द सॉइल बाय हीटिंग एंड कंबस्शन, उसको गर्म करना। सॉइल अगर गर्म हो रहा है तो उसकी बहुत सारी मॉइस्चर कंटेंट लॉस हो जाता है, और उसका ह्यूमिड जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है उस पर वो डिटोरिएट हो जाता है। फिर इसके बाद से जो है एबायोटिक कंपोनेंट में इरोजन होता है, जो कि सॉइल बेक्ड हो गया तो बेक्ड सॉइल जो होता है गर्म, वो इजीली इरोड हो जाता है। और जो है वो वोलेटाइल कंपोनेंट होता है, वोलेटाइल इरोजन देखा जाता है इसमें। और जो न्यूट्रिएंट होता है वो डैमेज होना शुरू होता है। थर्मल जो प्रॉपर्टीज़ को एक्सफ्लोरेशन ऑफ रॉक कहते हैं, इसमें पोटेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं रॉक्स में वो रिलीज़ हो जाते हैं, और वो इससे जो है वो वेदरिंग एक्सेलरेट हो जाती है। चूँकि नेचर में सब कुछ सिंपली बैलेंस्ड होता है, सब कुछ सिंपली बैलेंस्ड होता है, तो ये बैलेंस जो है ये गड़बड़ा जाता है। आप उसको एक्सेलरेट करेंगे, सक्सेशन देखिए, सक्सेशन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, बट व्हेन ह्यूमन बीइंग इंड्यूस्ड इटसेल्फ इन द सक्सेशन गेट एक्सेलरेटेड। जो पेड़ गिरने में हज़ारों साल लगेंगे उसको आपने एक 10 मिनट में मशीन से काट दिया, तो ये क्या है, ये आपने एक्सेलरेट कर दिया सक्सेशन को। तो उसी तरह रॉक के ऊपर इम्पैक्ट जो है वो फायर का ऐसे देखा जाता है।
फिर ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ऑक्साइड्स में। कुछ जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स मिनरल ऐश के फॉर्म में रह जाते हैं, वो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम है। कार्बन कंटेंट के बारे में हम बताएं आपको, यहाँ पे एक जानकारी की बात है। कार्बन कंटेंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बल्क डेंसिटी। एज द बल्क डेंसिटी इंक्रीजेस कार्बन कंटेंट डिक्रीजेस। तो सॉइल की जो बल्क डेंसिटी है वो इंक्रीज होने लगती है जब उसको हम बर्न करते हैं। तो एज द ऑर्गेनिक मैटर रीच सॉइल इज मोर पोरस। अब जो अगर सॉइल है, आप उसको बर्न हुआ वो, ठीक है, बर्न होने पर उसका ऑर्गेनिक मैटर नीचे खत्म हो गया, उसकी पोरोसिटी खत्म हो गई। तो बर्न सॉइल जो है उसकी पोरोसिटी खत्म हो जाएगी। पोरोसिटी खत्म हो जाएगी तो उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी खत्म हो जाएगी और बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स जो है बारिश के पानी के साथ जो है उसमें लीच आउट कर जाएंगे नीचे की तरफ। बहुत सारे मिनरल्स लीच आउट कर जाएंगे नीचे की तरफ, उसमें पानी में ग्राउंड वाटर की तरफ मूव कर जाएंगे। तो ये एक डीमेरिट है। ये सारे डीमेरिट्स में आते हैं कुछ इसके, जो एबायोटिक कंपोनेंट पे उसका इम्पैक्ट हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। फिर इसके बाद से हम देखते हैं कि जो बहुत सारे टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं with low pH on account of lethal decomposition, burning release mineral bases with some increase in pH। अब जैसे टेम्परेट फॉरेस्ट में क्या है कि उनका pH लो होता है। तो जब pH लो होने पर क्या होता है कि वो जो है उनका जब उस फॉरेस्ट में फायर होता है तो जो उसका मिनरल होता है वो वहाँ पे डिपॉजिट होता है, जो कि इंक्रीज़ कर देता है पोटेंशिया हाइड्रोजिनाई को, पीएच को। जब पीएच सॉइल का इंक्रीज़ होने लगता है तो वो सॉइल का पीएच न्यूट्रल की तरफ भागता है। जब न्यूट्रल की तरफ भागता है तो उसमें नाइट्रोजन फिक्सेसर्स इंक्रीज़ होते हैं थोड़े से। अब इसका ये मतलब नहीं कि अपने खेत को जला रहे हैं तो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया तेज़ी से इंक्रीज़ करेगा, ना ना ना, क्योंकि खेत का जो आपका डायमेंशन है, जो उसका प्रोफाइल है, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है, वो दूसरा है, और जो सॉइल की हम बात कर रहे हैं नेचुरल एग्जिस्टेंस की, वो दूसरा है। अब इसमें दो शब्द आते हैं, पायरसिन एंड सेरोटोनिन। तो अगर हम जो है प्लांट दैट इन्वॉल्व इन मेनी एडाप्टेशन टू कोप विथ फायर ऑफ दीज एडाप्टेशन, द वन ऑफ द बेस्ट इज नोन एज पायरसिन। पायरसिन्स जो होते हैं ये फायर एडाप्टेशन फिनोमिना है। ये इसमें क्या होता है फिनोमिना में, मैचुरेशन एंड रिलीज ऑफ सीड इज ट्रिगर्ड बाय द होल और अ पार्ट ऑफ प्लांट जो है इन पार्ट बाय फायर और स्मोक। अगर जंगल में आग भी लगेगी ना तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने सीड्स को रिलीज़ कर देते हैं, धुआं भी उठेगा तो। और बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो आग लगने पर अपने सीड को रिलीज़ करते हैं। तो इन प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर और इन प्रेजेंस ऑफ फ्लेम तो ये रिलीज़ होता है। तो इसको जो है हम पायरसिन्स पे रखते हैं। और सेरोटोनिन जो है एक बिहेवियरल एडाप्टेशन है। अगर ये एडाप्टेशन कंटिन्यू रहता है तो बिहेवियर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको पढ़ने की आदत नहीं है, ठीक है, आपको पढ़ने की आदत नहीं, पूरी दुनिया कोरी बकवास लगती है, तो आप कुछ मत करो, कोई चुटकुले और कहानी की किताब पढ़ना शुरू करो, ठीक है। कोई भी चुटकुला और कहानी की किताब पढ़ो जिसमें आपको रुचि हो, ठीक। धीरे 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 आप देखोगे कि आपको पढ़ने की आदत हो गई। कभी यूट्यूब पर जाइए ना, आप सर्च करिए हाउ टू रीड अ बुक, हंड्रेड्स वीडियो हैं, थाउजेंड वीडियो हैं कि किताब कैसे पढ़ें, किताब कैसे पढ़ें। और ये वीडियोस क्यों हैं? क्योंकि हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम अनअवेयर हैं, टोटली अनअवेयर। तो ये जो एडाप्टेशन है, ये एडाप्टेशन कब आएगा? जब वो लगातार फायर के साइकिल के अंतर्गत स्पीशीज़ आता है, फायर प्रोन एरिया में आता है। जो पायरसिन्स है इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एडाप्टेशन इन्वायरमेंट का है विथ रेफरेंस टू फायर। इसमें क्या होता है कि आफ्टर जो है फायर इन्वायरमेंट में जो जर्मिनेशन होता है वो फिर से शुरू होता है, और सीडलिंग सर्वाइवल रेट जो है उसको देखा गया है इसमें। और ये तभी होता है जब जो है वो अपना रिलीज़ कर दे सीड सारा।
भाई जैसे मान लीजिए कि जंगल में कहीं आग लगी, ठीक है, और वहाँ पे सेमर का अगर जंगल है, सेमर एक रूई होती है, उसका जंगल है, तो उसमें आग लगी तो उसने क्या किया कि वो अपना जो है रिलीज़ कर दिया सीड वायुमंडल में, ठीक है। देखिए जैसे हम होते हैं, आपने देखा होगा ना बाहुबली में क्या होता है कि, छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, बाहुबली में जब राजमाता डूबने लगती तो उस बच्चे को ऊपर उठा देती हैं अपने, ठीक है। ठीक सिमिलरली उसी तरफ वही एक्ट फायर करता है। फायर जैसे ही उठता है तो फायर के निकलते ही जो है क्या होता है कि ट्रीज जो है वो अपने जो है सीड्स को स्प्रेड कर देते हैं आगे की तरफ, जंगल में हवा के द्वारा जो है उसको आगे की तरफ भेजना शुरू करते हैं, और बहुत प्रेशर से उसको रिलीज़ करते हैं ताकि वो उनकी स्पेशीज़ बचे, उनकी स्पेशीज़ बचे। ये एडाप्टेशन है। ये नेचर ह्यूमन बीइंग में भी एग्जिस्ट करता है कि हम अपना स्पेशीज़ को बचाना चाहते हैं, इसीलिए देखिए पेरेंटल केयर पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम जीवित हैं, हम चल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम बतिया रहे हैं तो हम ही जो है इन्वायरमेंट के सबसे बड़े अहम पहलू हैं। हम नहीं हैं। इन्वायरमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण वो स्पीशीज़ हैं, प्लांट्स हैं, समझ रहे हैं, वो एनिमल्स हैं। हम तो लास्ट में आते हैं, हम तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते। आप इकोसिस्टम में, आप इकोलॉजिकल पिरामिड में देखोगे कि जो है ह्यूमन बीइंग टॉप कंज्यूमर है, उसके बाद कोई कंज्यूमर ही नहीं है। इसका मीन्स कि इसका मतलब ही है कि यू आर द लास्ट वन, यू आर द लास्ट वन फॉर द नेचर। दो यू आर consider yourself as a top consumer of an ecosystem, but you are standing at the last. आप सबसे आखिरी में खड़े हो। नेचर के लिए आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप चाहे बिल गेट्स हो जाओ, चाहे आप टाटा बन जाओ, चाहे आप कोई सऊदी के रॉयल प्रिंस बन जाओ, आप एकदम लास्ट में खड़े हो भाई, आप एकदम लास्ट में खड़े हो। आपकी कोई अहमियत नहीं है नेचर के लिए। If you are deteriorating your environment, nature starts killing you in a suicidal manner. Why in a suicidal manner? Because he start deteriorating its ecosystem. नेचर पहले अपना प्रोड्यूसर कम कर देगा, प्रोड्यूसर से आपका प्राइमरी कंज्यूमर कम हो जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर गायब हो जाएंगे, फिर टॉप कंज्यूमर खत्म हो जाएगा, आप खत्म हो जाए ह्यूमन स्पीशीज। इसीलिए मैं कहता हूँ, हम लोग तो गधे के बाद आए हैं ना, तो गधा जो है वो धरती को हमसे ज़्यादा जानता है। इस तरह के एडाप्टेशंस जो है स्पीशीज़ में भी देखे गए हैं, जैसे प्लांट्स को लेकर है। जो ऑस्ट्रेलिया में कंगारूज हैं, इनके बारे में भी है। ये रैट्स की एक जो वैरायटी है उससे ये बिलोंग करते हैं, और पहले ये 4 पैर थे इनके, और इनके पास पाउच नहीं थे, पर फ्रिक्वेंट हो रहे फायर एक्टिविटी में ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा फायर लगती, क्योंकि उसके पास जो है पहले रिच वेजिटेशन था। अब वहाँ पे जो एडाप्टेशन हुआ है वो यूकेलिप्टस स्पीशीज़ का है। लास्ट स्लाइड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि देखेंगे कि जो है कंगारू के पैर ऊपर आगे के 2 छोटे हो गए, फिर वो अपने बड़े पैर पंजों पे कूद के भागने लगा, अब उसके पास पाउच बन गया। इवोल्यूशनरी इन्वायरमेंटल साइंस में इसको आप पढ़ेंगे। इसमें जो है आपको एडाप्टेशन के बारे में यही चीज़ है। इसीलिए मैंने उसमें पहले ही कहा है कि जो आप देख रहे हो, इसमें मैंने एक लाइन यहाँ पर आपको मेंशन किया, आपको मैं दिखाता हूँ। अब पता नहीं इसको गौर किए होगे कि नहीं। Few environmentalists describe this in many ways considering species mortality. अगर स्पीशीज़ में मोर्टेलिटी रेट बढ़ने लगता है तो स्पीशीज़ एडाप्टिबिलिटी की तरफ मूव करते हैं, उन कॉन्सिक्वेंसेस को वो एडाप्ट करना शुरू करते हैं, उसी तरह वो अपने जीवन को ढालना शुरू करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि सिंपल एग्जांपल है कोरोना का। कोरोना तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, तो हमने क्या किया, हम एक अडाप्टेशन पाल लिए कि हमें मास्क यूज़ करना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है। नाउ धीरे धीरे हम लोग अडाप्ट हो जाएंगे, हम इसके अडाप्टेशन में आ जाएंगे।
बहुत सारे बाइकर्स हैं जो बाइक चलाते हैं, पहले वो हेलमेट नहीं लगाते, पर जब वो हेलमेट लगा के बाइक चलाना शुरू करते हैं ना, तो वो अडाप्ट हो जाता है, अडाप्टिबिलिटी आ जाती है। यही अडाप्टिबिलिटी स्पीशीज़ को आगे ले जाती है, इन्वायरमेंट में आगे ले जाती है। और इसीलिए मैंने कहा कि जो है ह्यूमन का इम्पोर्टेंस उतना नहीं है नेचर के लिए, नेचर में ह्यूमन का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। नेचर के लिए इम्पोर्टेंट है आपका काऊ, आपके लायन, टाइगर, स्नेक्स, बर्ड्स, trees, flowers. These are the very important thing for the nature. And when we are considering human being in a part of nature, we are the least one. We are the least one. यही चीज़ें इन्वायरमेंटल साइंस में पढ़ाई जाती हैं कि हम कहाँ हैं और क्या हैं, हमारा रोल क्या है इकोलॉजी में और इन्वायरमेंट में। और ये चीज़ें हमें समझनी होगी, आज नहीं तो कल समझेंगे, आज नहीं तो कल समझेंगे। और जब कल समझेंगे, आज तो अभी थोड़ा सा हिसाब किताब सही चल रहा है, पर कल समझेंगे तो कल हमको तब समझना होगा जब हमारे जो है एकदम पानी नाक के ऊपर से गुजरेगा। हमें इन प्लांट्स से और इनसे सीखना चाहिए ये सारी चीज़ें। और अभी और भी इस पर रिसर्च होने बाकी है, मैं बहुत सारे रिसर्च जर्नल्स देखे हैं और इसमें अभी और भी रिसर्च चल रहा है इकोलॉजिकल एडाप्टेशन पे। टाइप्स ऑफ पैरासेंट्स जो होते हैं उसमें कई प्रकार हैं, जैसे नेक्रीसेंट्स हैं। नेक्रीसेंट्स जो होते हैं वो डेथ ऑफ पेरेंट प्लांट और ब्रांचेस, ठीक है। हाइग्रीसेंस वेटिंग इफेक्ट, ठीक, वेटिंग मतलब गीला होना, वेटिंग कोफिशिएंट एक एक्सपेरिमेंट है एनवायरनमेंट में, वेटिंग कोफिशिएंट एक एक्सपेरिमेंट है एमएससी में। सोलिसेंस वार्मिंग बाय सन इन ड्राई स्पेल। फिर ज़ैरिसेंस मीन्स ड्राई एटमॉस्फेरिक कंडीशन। पायरोहाइड्रीसेंस फायर्ड फॉलोड बाय विटिंग। कभी कभी प्लांट से कुछ लैटिक्स ऐसे निकलते हैं जो कि फायर को प्रमोट कर देते हैं, फायर को प्रमोट करते हैं, तो इसके अंतर्गत में वो आते हैं। फिर डिग्री ऑफ सेरोटोनिन क्या है, स्ट्रॉन्ग, वीक, मॉडरेट और फैकल्टेटिव। स्ट्रॉन्ग मतलब कि प्लांट्स दैट रिमेन ऑल देयर सीड इनडिफिनिटली इन द एब्सेंस ऑफ ट्रिगर्ड इवेंट। ट्रिगर्ड इवेंट क्या है, ट्रिगर्ड इवेंट क्या है, आप ये ट्रिगर्ड इवेंट देखोगे, ट्रिगर्ड इवेंट इज दिस, यू सी हियर in starting, what is triggered event? Triggered event is severity and impact. Severity and impact together is known as triggered event. Triggered event, severity and impact. तो अगर कोई जो है सीड इंडिफिनिटली इन द एब्सेंस ऑफ ट्रिगर्ड इवेंट प्लांट में स्टोर रहता है, प्लांट जो रिटेन करता है, तो उसको स्ट्रॉन्ग सेरोटोनिन कहते हैं। वीक सेरोटोनिन मतलब कि प्लांट इवेंचुअली रिलीज सम ऑफ देयर सीड इन स्पॉन्टेनियस और इन एब्सेंट ऑफ ट्रिगर। मॉडरेट और फैकल्टेटिव मतलब कोई कुछ स्पीशीज़ होते हैं जो कंटिन्यूस अपने स्पॉन्टेनियसली एक पीरियड पे अपने सीड को रिलीज़ करते रहते हैं, एनुअली और 6 मंथली और 3 मंथली पे। तो ये पीरियोडिकल रिलीज ऑफ सीड जो होता है वो फैकल्टेटिव कंडीशन में आता है। फिर फायर रिस्पॉन्स टू द बायोटिक्स की हम बात करें तो इसमें कॉनिफर्स लाइक जो है लैरिक्स है और पाइनस स्पीसीज़ है, डाइकॉट में क्यूरेसस है, ये डेवलप करते हैं फायर रेजिस्टेंट जो उनका बार्क है, छाल जिसको कहते हैं, वो करते हैं। ये जो छाल होती है वो मोटी होती चली जाती है, तो ये इंसुलेटिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं अगेंस्ट हीट। जिन पेड़ों में छाल होती है वो इंसुलेटिंग इफेक्ट क्रिएट करता है प्रकृति अपने बचाव में, वो प्लांट अपने बचाव में, इंसुलेटिंग इफेक्ट का। बहुत सारे जो है फ्रीक्वेंट फायर और प्रोन एरिया ऑस्ट्रेलिया में है, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था।
तो वहाँ पे यूकेलिप्टस की भरमार है। यूकेलिप्टस की प्रजाति जो है वो अडाप्ट कर चुकी है फायर को, फायर को अडाप्ट कर दिया ऑस्ट्रेलिया में। यूकेलिप्टस का एक स्पीशीज़ है मैरीगाटा, वो जो है अडाप्टेड है, पूरा टोटली अडाप्टेड है। बाकी उतना नहीं है, पर मैरीगाटा पूरा जो है अडाप्टेड है फॉर फायर। इनके जो बर्ड्स होते हैं वो उसके लोअर पार्ट में या ट्रंक में रहते हैं और जो है स्टेम और रूट पार्ट में भी पाए जाते हैं। यूकेलिप्टस कौन से फायर का अडाप्टेड है? कौन सा फायर होगा जिसके लिए अडाप्टेशन यूकेलिप्टस है? अब अगर आप पीछे के बातों को बहुत ध्यान से सुने होंगे तो आप समझ रहे होंगे। पहला दिमाग में आना चाहिए, यूकेलिप्टस बहुत लंबा पेड़ है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, तो ये इसकी अडाप्टिबिलिटी किसकी होनी चाहिए? क्राउन फायर की। ओके, मज़ेदार है ना। क्राउन फायर का अडेप्टेबिलिटी यूकेलिप्टस में होता है। फिर जो है लैटेंट और डोमिनेंट बर्ड्स इसमें पाए जाते हैं, ऑर्गन्स कॉल्ड लिग्नोट्यूबर एक ऑर्गन इसमें पाया जाता है जिसमें जो है बर्ड्स को स्टोर करने की क्षमता होती है। स्वेलन होता है, ट्रिम्प लाइक स्ट्रक्चर, बल्ज्ड होता है। जैसे आप कभी हम लोग के शरीर में फुंसी उंसी जाती है ना, तो बल्ज्ड पार्ट, या कहीं किसी सर से लड़ा गया, दीवार से लड़ गए तो वो गुम्मा निकल जाता है खोपड़ी पे, तो वो जो बल्ज्ड पार्ट होता है उसमें उसके बर्ड्स जो है स्टोर्ड रहते हैं, और ये जो है इस पे फायर का इम्पैक्ट जो है वो नहीं होने पाता। फिर इसके बाद से सम ऑफ द प्लांट्स जो है वो फायर रेजिस्टेंट फॉइलेज होते हैं जिसमें वाटर स्टोर्ड होता है, और जो है कुछ ऑयल कंटेंट्स भी होते हैं लेटिक्स टाइप में। यूफोरबेसी फैमिली में मैक्सिमम ये देखा जाता है। और इसके बाद से सीड ऑफ प्लांट जो होते हैं वो बहुत हार्ड हों, अगर हार्ड हों तो वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं जो है फायर से। फिर फायर रेजिस्टेंट फ्रूट जो होते हैं वो जब आग बुझ जाती है या ख़त्म हो जाती है तो उसके तदुपरांत जो है वो अपना फैसिलिटेटेड जो है करते हैं जर्मिनेशन, जिससे कि इसमें पाइनस कोन ओपन हो जाता है फॉर सीड डिस्पर्सल इन द फेवरेबल सीजन। और इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ जो फायर है ऑन सम प्लांट इज द रिमूवल ऑफ कंपटीशन एज in non-adapted species vanish from the fired habitat। अब इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या है कि अगर मान लीजिए कि जो है आपका ये इज़ है IS इज़, ठीक है, स्पीशीज़ है, तो अगर फायर अडाप्टेबिलिटी नहीं है तो वो वैनिश हो जाएगा। पर वही सर्वाइव करेंगे जो फायर अडाप्टेशन में होते हैं, जो फायर को अडाप्ट करते हैं। देखिए, अडाप्टेशन एक नेचुरल प्रोसीजर है। अगर कंटिन्यूअस उसी माहौल में रहेंगे तो वो चीज़ें अडाप्ट करने लगता है इंसान। ये नेचर का बहुत बेहतरीन देन है हमारे पास। अब जैसे यूपी का बंदा है, कोई भी यूपी हो या केरल हो, जो या आपका सिक्किम हो, मेघालय और कश्मीर, यहाँ के लोग फ्रेश एयर के बहुत करीब हैं। अगर ये लोग दिल्ली की तरफ जाए जॉब वॉब करने, तो चूँकि ये उसके एटमॉस्फेयर के अडाप्टेशन में नहीं है तो इनको कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, और हो जाती है प्रायः। जो है चोकिंग ऑफ नोज़ होता है, क्योंकि वो उसके वायुमंडल के अडाप्टेशन में नहीं है। अब जैसे किसी माउंटेन के फुट हिल पे कोई रह रहा है और कोई इसके क्लाइम पे रह रहा है, तो अगर वो नीचे वाला, जैसे हम लोग हैं अर्थ इस पे यूपी में है, अगर हमको कहा जाए कि आप सिक्किम और हिमालय और मेघालय चले जाइए तो कुछ दिन के लिए अच्छा लगेगा, पर आप कहीं कि वहाँ पे आप बस जाएं तो अडाप्टेशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 85% ही होती है, कि जो है आप 15% अडाप्ट कर सकते हैं, बाकी आप अडाप्ट नहीं कर पाएंगे।
पैनिक होने लगेगा सिचुएशन, क्योंकि आप उसके लिए डिज़ाइंड नहीं है। और धीरे धीरे अगर आप वहाँ पे बस रहे हैं, आप वहाँ बस ही गए हैं, तो आप के ऑफ स्प्रिंग वहाँ अडॉप्ट करेंगे, जो वहाँ ब्रीड करके, जो वहाँ ब्रीडिंग होगी तो उससे वो ऑफ स्प्रिंग अडॉप्ट करेंगे। अडॉप्टेशन एक जनरेशन में नहीं होता है, इसको कई जनरेशन भी लग जाते हैं। ये चीज़ें बैक्टीरिया से हम सीखते हैं। इवन बैक्टीरिया इज इम्पोर्टेंट फॉर द नेचर इन कंपेयर टू ह्यूमन। वी आर जस्ट जंक यार्ड, आई थिंक सो, जंक यार्ड मैनेजर। फायर की जो जंगल में जो फायर लगते हैं, या जो ये जो फॉरेस्ट या नेचर में जो फायर एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो फायर होते हैं, इसके कारण जो है बहुत सारे वुंड जो प्लांट के चोट हैं, जैसे वो ठीक हो रहे होते हैं तो भी वो जो बर्न हो जाते हैं, और बर्न होने से जो है उसके वुंड ओपन होते हैं, तो वो इजी टू पैरासिटिक जो होते हैं वो उनके लिए फेवरेबल कंडीशन हो जाता है, तो वो जो है उनके में इंटरवेन करते हैं और फिर उसको वो डैमेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं फायर के लिए। अगर देखा जाए एक तरीके से देखा जाए तो नेचर के पास सब कुछ है। देखिए सब कुछ है, वो अपने आप को साफ़ कर सकता है, कचरों को साफ़ कर सकता है, और किसी भी माहौल में रह सकता है। ये अडॉप्टेशन बहुत सॉलिड है, नेचर का बहुत सॉलिड है। अभी आप अडॉप्टेशन पे देखो कि एक भेड़िया की एक वैरायटी होती है, उसमें एक डॉग्स होते हैं, भेड़िया का वैरायटी डॉग्स है, और इसमें जो आपका कुछ डॉग्स ऐसे हैं जिनके फर हैं, जैसे पमेलियन टाइप के जो है, जर्मन शेफर्ड्स हैं। तो ये अडाप्टेशन जो है इनका विंटर कोल्ड एरिया में, और जिनके फर नहीं है उनका अडाप्टेशन जो है वो आपका लैंड एरिया में होता है। तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे मैमथ हाथी की प्रजाति है, पर मैमथ जो है वो अडाप्टेड है था आइस एरिया के लिए, और एलिफेंट जो है वो आइस एरिया के अडाप्टेशन में नहीं आता है। तो नेचर के पास तो अपने स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के कई सारे जो है डायमेंशनल तरीके हैं, और ह्यूमन बीइंग के पास उतने नहीं हैं। हमें तो बस रिसोर्स का दोहन करना है। अब चाहे हम पाम ऑयल की खेती करने के लिए पूरे के पूरे एक हरे भरे जंगल को ही उजाड़ दें, इंटेंशनली बढ़िया मकान और आलीशान होटल और लग्जरियस पैलेस के लिए हम जंगल को जला दें, कहाँ का ये जो है मानवता है? आर वी इनसेन कि हमें किसी और प्लैनेट पे बस सकते हैं? किसी और प्लैनेट पे बसने के लिए तनख्वाह बिल गेट्स बराबर होनी चाहिए। जिस दिन आप पोल्यूशन करने की सोचो, आप किसी नदी या जो रिवर में या अपने व्हीकल से पोल्यूट करने की सोचो, तो आप सोचना इसको कि क्या आपकी तनख्वाह जो है वो बिल गेट्स की है कि आप चांद से आया पानी या यूरोपा से आया पानी या टाइटन से आया पानी पी सकते हो, या मंगल पे रह सकते हो? सोचना इसको। इसीलिए एनवायरमेंटल साइंस नेसेसरी है। ये बिहेवियरल साइंस है, टोटल एडाप्टेशन है यहाँ। फिर इसके बाद से थोड़ा सा हम लोग इन्फोटेनमेंट को भी देखेंगे। जो अक्सर क्वेश्चंस मैंने कुछ देखे हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आए थे, जैसे बैंकेशिया स्पीशीज़ है, ये फायर सेंसिटिव एंड सेरोटोनिन बोथ कंडीशन है फॉर फ्लावरिंग। रिमेंबर दिस, फॉर फ्लावरिंग। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि फ्लावरिंग के लिए किसका एडॉप्टेशन है स्पीशीज़ का, तो बैंकेशिया है। फिर चीट ग्रास जो है वो नॉर्थ वेस्ट अमेरिका में पाई जाती है। ये हर 5 साल में जल जाती है। इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है खुद ही बर्न हो जाती है, खुद में ही ये बर्न होती है। तो अब अगर चीट ग्रास कहीं उगी हुई है तो ये स्पीशीज़ जो है ये अगर किसी जंगल में है तो जंगल तो फायर प्रोन हो गया। फिर फायर प्रोन हो गया क्योंकि वो हमेशा जलती रहेगी, हर 5 साल में वो जल जाएगी। उसकी एक साइकिल है, एडाप्टेशन उसका ऐसा ही है, उसका बिहेवियर ऐसा है। फिर ब्राज़ीलियन पेपर है, ये 4 साल में अपने आप में फॉरेस्ट फायर पकड़ता है। फिर जो है फायर वीड एक स्पीशीज़ है, इलोबियम एगस्टिफोलियम फायर वीड। ये एक तरह का
पौधा है जो फायर इंडिकेटर है। गढ़वाल हिमालय में जो है साइनोडॉन स्पीशीज़ है वो टॉलरेट करती है शॉर्ट साइकिल ऑफ फायर। इंडिया में जितने भी स्पीशीज़ है दे आर शॉर्ट फायर साइकिल को टॉलरेट करने के लिए बने हैं। लॉन्ग फॉर टॉलरेशन के लिए पूरे वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया ही एक जगह है जहाँ लॉन्ग फायर टॉलरेट स्पीशीज़ पाए जाते हैं। फिर फायर जो है वो रीऑप्टेड टू सेमुलेट डॉर्मेंट लिग्यूमिनस सीड्स जो है करता है। फिर फायर मीडिएटेड सेरोटोनिन फाउंड इन एंजियोस्पर्म एंड ओलिगोट्रोपिक सॉइल। ओलिगोट्रोपिक सॉइल मतलब कि थोड़ा सा दलदली भूमि, वो ऑस्ट्रेलिया में होती है ओलिगोट्रोपिक। वेटलैंड में भी फायर लग जाता है। वेटलैंड होता है ना जो पार्शियली सबमर्ज्ड विथ वाटर होता है, इसमें भी आग पकड़ता है। इसमें आग पकड़ने का कारण होता है कि जो है डिज़ोल्व ऑर्गेनिक कंटेंट जो कार्बन है आपका उसका DOC, तो वो जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो आग मीथेन रिलीज होने लगता है तो उससे वो फायर पकड़ लेता है। फिर जो फायर कंटेंट जो है वो बायोमास और फ्लावरिंग को इंक्रीज़ करता है रैबिट पी प्लांट में। रैबिट पी एक तरह का प्लांट स्पीशीज़ है, ट्रिप्सोआ वर्जेनिया, तो इसको रैबिट पीट कहते हैं। और रैबिट पीट जो है वो इन्फ्लुएंस करता है बायोमास और अपना फ्लावरिंग को इन प्रेजेंस ऑफ फायर। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी फायर को लेकर। और इकोलॉजिकल इसका रोल हम देखें फायर का, बोथ क्रस्ट एंड ट्रफ है, पॉजिटिव निगेटिव। देखिए ह्यूमन बीइंग जो है इज़ नॉट अडैप्टेड विद फायर। हम फायर के लिए अडाप्टेशन में नहीं डिज़ाइन है। पेड़ है फायर अडॉप्टेड। बहुत सारे बैक्टीरिया थर्मोफिलिक कंडीशन हाइपरथर्मोफाइल्स हैं, अडॉप्ट करते हैं। प्लांट्स हर्ब्स एंड सर्ब्स अडॉप्ट कर सकते हैं। एनिमल्स भी जो है माइग्रेट कर जाते हैं, और अगर वहाँ पे फायर साइकिल है तो उसके लिए वो अडॉप्टेबिलिटी ऑप्ट करते हैं। पर ह्यूमन बीइंग में फायर अडॉप्टेबिलिटी नहीं है। हमारे में। थैंक यू वेरी मच। काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हैं सबको मैरी क्रिसमस। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। आपके लाइक्स और सब्सक्राइब्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपका शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस, लिविंग्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, और जो है आपका इन्हीं दो चीज़ों को लेकर मैं बनाऊंगा। इसके बाद से बायोम, और तब फिर आपका माइक्रो वाला पोर्शन बचा है, माइक्रो इन्वायरमेंट, उसको हम लोग इसमें अपलोड कर देंगे। ठीक है, और वीडियो निरंतर अपलोड होंगे। इकोलॉजी के सारे पोर्शन, MSc इन्वायरमेंटल साइंस, BSc इन्वायरमेंटल साइंस। एक बच्चे का क्वेश्चन इसमें आया कि सर मैं जूलॉजी से या बॉटनी से, इन्वायरमेंट साइंस के लोग हैं, इन्वायरमेंट जो पढ़ रहे हैं उनके में भी इकोलॉजी है और NCERT में भी इकोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, तो क्या वो लोग पढ़ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप इसको पढ़ सकते हैं। ये सबके लिए है, क्योंकि इन्वायरमेंट साइंस में ही सारे सब्जेक्ट आ जाता है। ओके, थैंक यू, खुश रहिए, हैव अ नाइस डे।